एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनका नाम है क्लॉड शैनॉन। इस बंदे ने इंफॉर्मेशन एज लॉन्च किया था। बोलते हैं मैं ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तो मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट था फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र, भगवान, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, इस तरह की चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। इसी वजह से इंफॉर्मेशन एज को लॉन्च कर पाया। बोलते हैं फिलॉसफी की क्लास में उन्होंने एक सेल्फ टॉट 19th सेंचुरी का इंग्लिश लॉजिशियन को पढ़ा था जिसका नाम था जॉर्ज बोल। और सुनिए ध्यान से, जॉर्ज बोल ने एक बड़ी ख़ास चीज़ बताई थी। उसने कहा अगर कोई चीज़ सच है, कोई बात सच है तो उसको 1 बोलना चाहिए, और कोई बात अगर झूठी है, गलत है, तो उसको 0 बोलना चाहिए। सच को 1, झूठ को 0। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ सक्सेस, कि कैसे कोई इंसान सक्सेसफुल होता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं थोड़ा तो सक्सेसफुल हो गया हूँ, थोड़ा सा, इतना कि मेरा रहना खाना पीना ये सब मैं आराम से मैनेज कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए, तो मुझे बहुत क्लियर आंसर नहीं है इसका। हाँ, देता रहूँगा, जैसे मैं रोज़ पढ़ाता हूँ डिफरेंट कोर्सेज़ में, और वो हेल्प भी करेंगी। लेकिन उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सामने वाले को भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत समझदार होना पड़ेगा। तो इस सीरीज़ से वो बहुत मदद मिलेगी आपको। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्यों जो बहुत जीनियस लोग होते हैं वो बिग सी क्रिएटर्स नहीं होते। अभी बिग सी क्रिएटर्स क्या होता है, सक्सेस से उनका क्या ताल्लुक़ है, इंटेलिजेंट कौन होता है, आइए समझते हैं। हम सब लोगों को जो बताया जाता है ना, और जो हम समझते हैं, वो गलत स्टोरीज़ हैं, क्योंकि हमारा दिमाग स्टोरीज़ में समझता है, सोचता है। हमको बताया है कि हम पोलगर की तरह, जैसे वो लड़की थी, पोलगर सिस्टर्स थी, वो एक ही काम को बार बार प्रैक्टिस करके जीनियस बन गई और सक्सेसफुल बन गई। ये आधी स्टोरी है, ये गलत स्टोरी है। हमको समझाया गया है कि ज़िंदगी के सारे स्किल्स, सारे हुनर एक्सट्रीमली काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट में डेवलप होता है। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, हम जब भी सक्सेस की बात करते हैं ना, तो इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन मतलब कुछ नया करना। और अगर एक बंदा बहुत यंग एज से अर्ली स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस कर रहा है और वो जीनियस हो गया है, तो उसको सारे इनोवेटिव परफॉर्मेंस में डोमिनेट करना चाहिए। मतलब जो लोग भी बहुत बचपन से प्रोडिजीज़ हैं, जीनियस हैं, उनको जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है, जितनी भी नई नई खोज हो रही है, उसमें वो सब ही करना चाहिए। यंग प्रोडिजीज़ को ही सारे इनोवेशंस करना चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है इलान विनर। वो एक अथॉरिटी है गिफ्टेड चिल्ड्रन पे। गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब जो बहुत यंग एज से जीनियस चिल्ड्रन होते हैं। उन्होंने नोट किया है, उन्होंने खोजा है कि कोई भी सैवेंट को, कोई भी गिफ्टेड चाइल्ड बिग सी क्रिएटर नहीं बना है। क्या मतलब है बिग सी क्रिएटर? जिसने अपनी फील्ड ही बदल दी। मतलब एक बंदा, जैसे अभी हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये रेडियोलॉजी ब्रांच का फील्ड है। ये मुश्किल से 20 साल पहले डिस्कवर हुआ है, 20-25 साल पहले। उसके पहले रेडियोलॉजी केवल एक्सरे थी। तो जो लोग जीनियस थे, वो लोग कोई फील्ड में ऐसी डिस्कवरी नहीं करेंगे या कर पाएंगे या कर पाए हैं कि पूरी तरह से ब्रांच ही बदल जाए। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं। सोशल मीडिया जानते हैं क्या होता है? क्या होता है सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब किसने किया है? किसने डिस्कवर किया? जिस बंदे ने इंस्टाग्राम डिस्कवर किया उसने यूट्यूब नहीं किया, जिसने ट्विटर डिस्कवर किया उसने स्नैपचैट नहीं किया। ये सब अलग अलग लोग हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब के सब चाइल्ड प्रोडिजीज नहीं हैं जिन्होंने किसी फील्ड को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, नया कर दिया हो। ये लोग चाइल्ड प्रोडिजीज नहीं हैं। बहुत से ऐसे डोमेन्स हैं जो चेस के बियॉन्ड हैं, जिसमें अगर आप रोज़ नैरो प्रैक्टिस करें, जैसे चेस में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसमें ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। जैसे गोल्फ खेलने वाले या सर्जरी करने वाले अगर अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो
इम्प्रूव हो जाएंगे, जीनियस बन जाएंगे। और ठीक ऐसे ही अगर कोई अकाउंटेंट है, कोई ब्रिज प्लेयर है या पोकर प्लेयर है, वो भी खूब प्रैक्टिस करेगा तो उसका एकदम एक्यूरेट इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा रिपीटेटिव एक्सपीरियंस से, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो इन डोमेन्स को, गोल्फर को, अकाउंट्स को, ब्रिज पोकर प्लेयर को, इनको डैनियल kahneman ने पता है क्या बोलते हैं? रोबस्ट स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़। रोबस्ट स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़, एक बार बोलेंगे? मतलब ये स्टैटिस्टिकली ऐसा नहीं है कि बहुत इरेगुलर होगा, कभी एक रिजल्ट आएगा, कभी और कुछ और रिजल्ट आएगा ना। ये बहुत ही रोबस्ट, मतलब सालों साल तक अगर आप इनको खेलते रहेंगे, काम करते रहेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। रोबस्ट स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, अगर आप उसको मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से चेक करेंगे तो भी वो रेगुलर रिजल्ट आएंगे, अकाउंट्स में, गोल्फ में, चेस में, पोकर में, शतरंज में। लेकिन अगर इन्हीं गेम्स में, पोकर में, चेस में, अब थोड़ा सा रूल्स बदल दो, ज़रा सा, वो बेचारा जो थोड़ा बहुत जानता है भूल जाता है, वो एक्सपर्ट नहीं रह जाता। एक गेम है, मैं तो खेलता नहीं हूँ, ब्रिज, बहुत मुश्किल गेम है, जहाँ पर खेलते खेलते समय उस प्ले का ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर समझते हैं? इसको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आप शतरंज नहीं, आप सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो उसमें आप जब 6 से खोलते हो ना, तो 6 से नहीं खोलना है, 2 से खोलना है। और जब 1 आएगा तो 1 कदम नहीं चलना है, 3 कदम चलना है। जब 3 आएगा तो 1 कदम चलना है। जब 6 आएगा तो कोई कदम नहीं चलना है। ये अगर हमने रूल बदल दिया तो जो नॉर्मल चैंपियंस थे उनको इस गेम के साथ अडॉप्ट करने में ज़्यादा मुश्किल आती है कंपेयर टू नॉन एक्सपर्ट्स। लूडो का एग्जांपल दिया, इस तरह से चेस में, पोकर में, ब्रिज में अगर ज़रा सा चेंज कर दिया तो जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत तो अडॉप्ट कर जाते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको और ज़्यादा मुश्किल आती है। ऐसा क्यों होना चाहिए? एरिक डेन नाम के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करते हैं। वो इस चीज़ को नाम देते हैं कॉग्निटिव एंट्रेंचमेंट। कॉग्निटिव एंट्रेंचमेंट मतलब जो आदमी एक्सपर्ट है किसी चीज़ में, अगर उसको कोई नया एनवायरनमेंट दे देंगे तो बेचारे को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसका माइंड, मतलब उसका कॉग्निशन एंट्रेंच्ड है, एक गड्ढे में फंसा हुआ है। वो गड्ढा उसके लिए बहुत अच्छा है अगर उस गड्ढे में किसी से कंपटीशन करना हो। एक आदमी शतरंज का स्पेशलिस्ट है, वो आपको हरा देगा शतरंज में। कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो एक्सपर्ट है, लेकिन जैसे ही ज़रा सा रूल बदल देंगे उसको खेलने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो कॉग्निटिवली, मतलब उसका माइंड एंट्रेंच्ड है, फंसा हुआ है उस स्पेशलाइज्ड काम में। इस चीज़ को ख़त्म कैसे करें? अगर आप ये चाहते हैं कि आप केवल एक ही डोमेन में एक्सपर्ट ना बन के रहें, क्योंकि हमने ये भी देखा, अभी देखेंगे आगे चल के, कि अगर आप केवल एक ही डोमेन में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि चेस में, तो बहुत जल्दी चेस आपको रिप्लेस कर देगा, बहुत जल्दी एआई आपको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो जो आपका एक्सपर्टाइज है, वो रिपीटेटिव पैटर्न्स है, वो आपसे ज़्यादा और आपसे तेज़ एआई कर सकता है। तो इसे निकलने के लिए क्या करें? आपको अपना 1 फुट बाहर रखना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ बाहर की चीज़ भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, दुनिया में कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट तो बने, लेकिन साथ ही साथ कोई बाहर की चीज़ भी करे, कोई और चीज़ भी करे। इसलिए जो साइंटिस्ट्स हैं और जो आम आदमी है, उन दोनों की हॉबीज़ हो सकती हैं। लेकिन वो साइंटिस्ट जो हाईएस्ट नेशनल एकेडमिक्स वाले होते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा नया काम करते हैं, उनकी फील्ड से बाहर कोई और शौक होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आपका शेल्डन था, वो जीनियस था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी और क्या हॉबीज़ थी? कॉमिक बुक्स पढ़ता था, वीडियो गेम्स खेलता था, ट्रेन मॉडल्स का कलेक्शन करता था। और उन लोगों ने जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, उनको तो बाहर की चीज़ें, कोई ना कोई हॉबीज़ उनकी होती ही होती हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी साइंटिस्ट्स के कंपैरिजन में जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, उनका किसी और चीज़ में, जैसे एक्टिंग में, डांसिंग में, मैजिशियन बनने में, या किसी और टाइप का परफॉर्मेंस करने का जो चांसेस है वो 22 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर आप बहुत जीनियस हैं अपने किसी रिसर्च में, बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत डीपली स्टडी करते हैं, लेकिन आपका कोई और पैशन नहीं है, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग या कोई और पैशन नहीं है, तो आपको नोबेल प्राइज़ मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप कोई नया चीज़ डिस्कवर करेंगे, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। जो लोग नेशनली फेमस साइंटिस्ट, आइंस्टीन है
या कलाम है, एपीजे कलाम है, इस टाइप के लोग जो बहुत देश भर में पूरी दुनिया में फेमस है, ये बाकी साइंटिस्ट से कंपैरेटिवली ज़्यादा लाइकली है क्या चीज़ करने में? म्यूजिशियन बनने में। स्कल्पचर समझते हैं? मूर्तियाँ बनाने में। ग्लास ब्लोअर, प्रिंट मेकर्स, ये लोग प्रिंटिंग के आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर्स हैं। कारपेंटरी करते हैं शौक के लिए, मशीनों के साथ काम करते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति का मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, ये बिजली के, इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ों को टिंकरिंग करते हैं। उनकी फील्ड से नहीं है, दूसरे फील्ड से है, फिर भी बहुत से साइंटिस्ट ग्लास ब्लोइंग करते हैं। जानते हैं ग्लास ब्लोइंग क्या होता है? कभी नेट पे देखिएगा। ग्लास की अलग अलग खूबसूरत डिज़ाइन बनाना, क्रिस्टल के पीसेस बनते हैं ग्लास ब्लोइंग करके। ये पोएट्स और राइटर्स होते हैं, दोनों चीज़ लिखते हैं, कभी कभी फिक्शन, कभी कभी नॉन फिक्शन। और इसमें भी अगर नेशनली फेमस साइंटिस्ट है और नोबेल लॉरिएट है तो बहुत चांसेस है कि वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ करता ही करता है। एक बहुत फेमस स्पेनिश नोबेल लॉरिएट, नोबेल जीते हुए, जिनको कहा जाता है मॉडर्न न्यूरोसाइंस के फादर, उनका नाम है सैंटियागो रामोन वाई कैजेल। ये कहते हैं जब कोई आदमी दूर से देखेगा, बाहर से, उसको लगेगा यार इतना जीनियस साइंटिस्ट है, ये अपना एनर्जी को फालतू में कहीं और क्यों लगा रहा है, कहीं पोएम करने में, पेंटिंग करने में या किसी और काम में क्यों लगा रहा है। आपको लगेगा अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली वो कुछ और करके अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है, अपने माइंड को गैदर करता है, वो अपने माइंड को चैनल कर रहा है और स्ट्रेंथन कर रहा है। जो मेन कंक्लूजन निकला है साइंटिफिक दुनिया में सबसे जीनियस लोगों को पढ़ करके, वो ये समझ में आया कि वो एक्सपर्ट्स जो ट्रू टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो किसी और क्रिएटिव चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। आपका किसी क्रिएटिव चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपका जीनियस कुछ क्रिएट कर पाएगा। नहीं समझे? म्यूज़िक एक क्रिएटिव चीज़ है। आप बैठे हैं, आप एक गाना क्रिएट करते हैं, एक नया पीस ऑफ कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ एक केमिस्ट भी है, केमिस्ट्री में आपका बहुत डीप इंटरेस्ट है। तो अगर म्यूज़िक में आप कुछ क्रिएट कर पाते हैं तो आप केमिस्ट्री में भी कुछ क्रिएट कर पाएंगे। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है और बहुत ही क्रिएटिव रिसर्चर है, डीन केथ सिमंटन। वो बोलते हैं बजाय केवल एक नैरो टॉपिक पे फोकस करने के, जो क्रिएटिव अचीवर्स हैं, जो अपनी फील्ड को बदल देते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, उनका ब्रॉड इंटरेस्ट होता है। किसी एक चीज़ में खाली इंटरेस्ट नहीं होता, मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। यही चीज़ कि मल्टीपल चीज़ों में जो उनका इंटरेस्ट है, ये उनको इंसाइट देता है। मतलब एक डोमेन में एक्सपर्ट होकर के अगर कोई आदमी सोचने की कोशिश करता है तो उसको इंसाइट नहीं मिलता। इंसाइट कब मिलता है? जब मल्टीपल डोमेन्स में उनको इंटरेस्ट होता है। ठीक यही चीज़ स्टीव जॉब्स ने अपने लेक्चर में बोला था। वो बोलते हैं मैं बचपन में जब कॉलेज में था ना, तो मुझे कैलीग्राफी की क्लास में मुझे मिली थी। उसकी वजह से मुझे डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंस समझ में आया जो एप्पल कंपनी में उन्होंने डाला है। बोलते जब मैं पहली बार जो मैकिन्टॉश डिज़ाइन हो रहा था, जब वो डिज़ाइन कर रहे थे, तब मुझे सब कुछ वापस आने लगा मेरे दिमाग में कि हाँ, डिज़ाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स कहते हैं अगर मैंने वो सिंगल क्लास नहीं अटेंड किया होता मेरे कॉलेज में, कैलीग्राफी का क्लास, तो हमारा जो मैक है उसमें मल्टीपल टाइप फेसेस नहीं होते, जो फॉन्ट्स होते इतने परफेक्टली स्पेस्ड नहीं होते। मैंने कैलीग्राफी की क्लास को अटेंड करने की वजह से ही कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। सोचो, कैलीग्राफी तो हैंड राइटिंग का है, यहाँ पर कंप्यूटर में डिज़ाइन कैसे आया? क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट था और इसमें भी इंटरेस्ट था। और ठीक ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनका नाम है क्लॉड शैनॉन। क्लॉड शैनॉन, इस बंदे ने इंफॉर्मेशन एज लॉन्च किया था। ये क्यों चालू किया? बोलते हैं मैं ठीक है, कंप्यूटर्स में तो इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तो मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट था फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र, भगवान, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, इस तरह की चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। इसी वजह से इंफॉर्मेशन एज को क्रिएट कर पाया, लॉन्च कर पाया। कुछ समझ में आ रहा है? बोलते हैं फिलॉसफी की क्लास में उन्होंने एक सेल्फ टॉट 19th सेंचुरी का इंग्लिश लॉजिशियन को पढ़ा था जिसका नाम था जॉर्ज बोल। और सुनिए ध्यान से, जॉर्ज बोल ने एक बड़ी ख़ास चीज़ बताई थी। उसने कहा अगर कोई चीज़ सच है, कोई बात सच है, तो उसको 1 बोलना चाहिए, और कोई बात अगर झूठी है, गलत है, तो उसको 0 बोलना चाहिए। सच को 1, झूठ को 0। और उस आदमी ने कहा अगर ऐसे सोचेंगे तो कोई भी लॉजिक की प्रॉब्लम मैथ्स की तरह सॉल्व हो सकती है। अब इस बात से क्या समझ में आएगा आपको? 1, झूठ को 0, सच को 1, इससे क्या फ़ायदा? 70 साल लग गए। 70 साल बाद इस बात का एक यूज़ आया, बोल के मरने के 70 साल बाद। कब आया? जब शैनॉन ने AT&T, जैसे एप्पल कंपनी है, गूगल है, ऐसे ही AT&T कंपनी थी बेल लैब्स में, वहाँ पर वो एक समर इंटर्नशिप कर रहा था। पहले क्या होता था, जो फ़ोन चलते थे ना,
वो सारे के सारे कॉल्स जाते थे तार के थ्रू, केवल कॉल जाता था फ़ोन के थ्रू। लेकिन अब फ़ोन के थ्रू क्या जाता है, वीडियो जाता है, गाने जाते हैं, फ़ोटोज़ जाते हैं, पहले नहीं होता था। और ये इसी वजह से हो पाया। उस बंदे ने टेलीफोन कॉल राउटिंग टेक्नोलॉजी को बोल्स के लॉजिक सिस्टम के साथ एनकोड कर दिया। 1010 देखा है मैट्रिक्स में दिखाते हैं, वो सिस्टम बाइनरी नंबर, वही बोल्स का आइडिया था कि जो भी बात सच है उसको 1 और जो भी बात झूठी है उसको 0, तो 1010 ये वहाँ से लेकर आया था। ये वो फंडामेंटल इंसाइट है जिसके ऊपर सारी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स रिलाई करते हैं। शेनॉन बोलता है कि उस टाइम पर जब मैं इस चीज़ को खोज रहा था ना, फिलॉसफी की ये बात और कंप्यूटर की बात, ये दोनों चीज़ें केवल एक आदमी को पता हो ऐसा नहीं था। ये दोनों फील्ड से लोग फेमिलियर नहीं थे, खाली मैं ही था, इसलिए वो डिस्कवरी मेरे को हो गई। 1979 में क्रिस्टोफर कॉनली नाम के एक बंदा था साइकोलॉजी का, जिसने एक कंपनी बनाई है ताकि जो हाई अचीवर्स हैं, जो ग्रेट लोग हैं, वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। जब उस कंपनी के थ्रू काम कर रहा था तो उसको लगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं बजा पाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वर्ल्ड क्लास ऑर्केस्ट्रा को चला पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं उसका। 30 साल तक वो आदमी काम करता रहा। उसके बाद उसने PhD किया एक और दूसरे साइकोलॉजिस्ट के नीचे, फेनार्ड गोबेट के नीचे। वो बंदा भी एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर था और चेस का इंटरनेशनल चैंपियन था। 2 चीज़ें। अब इस चीज़ को समझिए फिर आप जाइए आज का। कॉनली का PhD करते समय, रिसर्च करते समय प्राइमरी फाइंडिंग क्या था, जिन्होंने बाद में जाकर के ट्रांजिशन कर दिया। एक डॉक्टर है वो इंजीनियर बन गया, कोई सर्जन है वो बिजनेसमैन बन गया। जो बाद में जाकर ट्रांजिशन करता है वो बंदा होता है जो शुरू में, बचपन में केवल एक चीज़ नहीं कर रहा है, कभी एक चीज़ कर रहा है, फिर दूसरी चीज़ कर रहा है, फिर तीसरी चीज़ कर, जो मल्टीपल चीज़ों को सीखता रहता है। जैसे अगर मैं खाली स्कूल में या कॉलेज में केवल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं बायोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, मैं पेंटिंग भी कर रहा हूँ, बास्केटबॉल भी खेल रहा हूँ, मैं म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ। इन सभी चीज़ों में अगर मेरा इंटरेस्ट है, ब्रॉड इंटरेस्ट है, तो ऐसा आदमी बाद में चल के अलग अलग चीज़ें कर सकता है, केवल एक चीज़ में फंसता नहीं है, कॉग्निटिवली एंट्रेंच्ड नहीं होता। इसको कहते थे कि ये लोग जो यंग एज में मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हैं, वो ऐसा है जैसे कि एक बड़ा सा करियर का हाईवे है 8 लेन का, कभी इस पे चल रहे हैं, कभी उस पे चल रहे हैं, कभी उस पर, किसी भी चल सकते हैं वो लोग। और वहीं पर बेचारे जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं वो एक सिंगल लेन पे चल रहे हैं और बदल नहीं पाते कभी। जो सक्सेसफुल एडेप्टर्स हैं वो लोग हैं जो अपनी नॉलेज को एक जगह से तो लेते हैं लेकिन दूसरी जगह पर लगा भी पाते हैं। एक जगह से खूब अच्छे से नॉलेज ले पाते हैं और दूसरी जगह पर क्रिएटिवली अप्लाई कर पाते हैं, और इसी प्रोसेस में कॉग्निटिव एंट्रेंचमेंट को बाईपास कर जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जो लोग भी जीनियस होते हैं केवल एक चीज़ के ना, उनका दिमाग सोच तो पाता है बट उसी गोल 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 पैटर्न्स में। लेकिन अगर कोई आदमी मल्टीपल चीज़ें कर पाता है तो इस गोल पैटर्न से बाहर निकल पाता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है, अवॉइडिंग ओल्ड पैटर्न्स। ये दुनिया जो है ना, इसको बोलते हैं विकेड वर्ल्ड। विकेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब रूल्स डिफाइंड नहीं है, फीडबैक टाइम पर नहीं आता, इल डिफाइंड चैलेंज्ड है। यहाँ पर अगर आपके पास रेंज है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया गोल्फ की तरह और चेस की तरह एकदम फिक्स्ड रूल वाली है, तो ये बहुत अच्छी लगती है बात। इससे आप कुछ अच्छी अच्छी किताबें भी लिख लोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया वैसी है नहीं। ये वीडियो गेम नहीं है चेस की तरह, ये विकेड वर्ल्ड है। विकेड वर्ल्ड मतलब अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, अनडिफाइंड रूल्स। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया ऐसी बनी कैसे है? क्यों उसको हम विकेड वर्ल्ड बोल रहे हैं? क्यों हमको अलग अलग चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा? क्या जीनियस, केवल एक फील्ड में जीनियस बन के फ़ायदा नहीं है? मतलब एक फील्ड में तो मेहनत करो और बाकी मल्टीपल फील्ड्स में मेहनत करो। ये तो और ज़्यादा बोझ हो गया। कम से कम पोलगा सिस्टर्स खाली चेस खेल करके चैंपियन बन गई, हमको तो चेस भी खेलना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है। क्या ऐसा है? नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और कुछ दिन के लिए इंटरेस्ट आ रहा है तो कर लीजिए, फिर छोड़ने का मन कर रहा है छोड़ दीजिए, फिर कुछ और करने का मन कर रहा है वो करिए, उसे भी छोड़ने का मन कर रहा है उसे भी छोड़ दीजिए। ये सब के सब इकट्ठे होते जाएंगे करेंसी की तरह, पैसे की तरह। ये बाद में काम में आते हैं जब आप करियर चालू करेंगे तब। लेकिन कल हम पढ़ेंगे हाउ द विकेड वर्ल्ड वॉज मेड। ये दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स बना कैसे। आज इतना ही।